नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम हर्बर्ट स्पेंसर को कवर कर रहे थे। तो हर्बर्ट स्पेंसर का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम एक चीज़ देख लिए थे। हर्बर्ट स्पेंसर का एक चीज़ हम लोग देख चुके थे कि उन्होंने उद्विकास के बारे में जो बात किया था उसमें ये कहा था वो कि अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध और असमानता की तरफ जो गति होता है या जो मूवमेंट होता है या जो परिवर्तन होता है उसको उद्विकास बोलते थे। तो साथियों, इस जो अनिश्चित असंबद्ध जो समानता है साथियों, इसको हम एकीकरण कह सकते हैं। एकीकरण कह सकते हैं। आ रही बातें समझ में? एकीकरण। और निश्चित संबद्ध समानता, इसको हम विखंडन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विखंडन। इसीलिए साथियों, जब हर्बर्ट स्पेंसर साहब उद्विकास की परिभाषा को, उद्विकास को एक तरीके से और परिभाषित करते हैं। आप देखेंगे यहाँ उद्विकास को और परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि उद्विकास जो है, उद्विकास एकीकरण एवं विखंडन की क्या है? प्रक्रिया है। एकीकरण ये हो गया और विखंडन की प्रक्रिया ये प्रोसेस है। आ रही बातें समझ में? तो वो अपने उद्विकास की परिभाषा में भी बताते हैं कि उद्विकास क्या है? एकीकरण एवं विखंडन की एक प्रक्रिया है साथियों। आ रही बातें समझ में? अब हम देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर आगे क्या कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण एकीकरण के आधार पर सरलतम से जटिलतम तक किया है। एक चीज़ ध्यान देंगे, अब हर्बर्ट स्पेंसर दो प्रकार के समाजों का जिक्र करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर दो प्रकार के समाजों का जिक्र करते हैं साथियों। एक होता है सैन्य समाज, और दूसरा होता है साथियों औद्योगिक समाज। आ रही बातें समझ में? औद्योगिक समाज। तो साथियों, जो सैन्य समाज है और ये जो औद्योगिक समाज है, यहाँ से प्रश्न बनता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लेकिन जब ये समाजों का, जो समाज के प्रारूपों का जो वर्गीकरण करते हैं, सैन्य समाज और औद्योगिक समाज साथियों, तो ये किस आधार पे करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई, ये है जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण का कोई न कोई आधार होता है। कहीं भी किसी चीज़ का वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण का आधार होता है। ऊंचाई के आधार पे वर्गीकरण कर रहे हैं, हाइट के आधार पे वर्गीकरण कर रहे हैं, कि कलर के आधार पे वर्गीकरण कर रहे हैं, कि मात्रा के आधार पे वर्गीकरण कर रहे हैं, कि गुणों के आधार पे वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब जब समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण करते हैं तो वो उनका आधार होता है एकीकरण के आधार पर, अर्थात कहाँ एकीकरण कम पाया जाता है और कहाँ एकीकरण अधिक पाया जाता है ना। यानी कि एकीकरण को आधार बनाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, एकीकरण के आधार पर वो सरलतम से जटिलतम तक क्या किए हैं? प्रारूपों का वर्गीकरण के। किसके प्रारूपों का? समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण करते हैं। तो पूछ सकता है किस आधार पे? ये चीज़ ध्यान देंगे। यदि ये बनेगा प्रश्न तो नया प्रश्न हो जाएगा। आगे मैं प्रश्न भी बना करके आपको दे दूंगा। ध्यान देंगे, सामाजिक एकीकरण के आधार पर, इस तरह हम देखेंगे कि सामाजिक एकीकरण के आधार पर स्पेंसर ने दो उद्विकासीय अवस्थाओं का क्या किया साथियों? इस तरह से स्पेंसर ने दो उद्विकासीय अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? स्पेंसर ने दो उद्विकासीय अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। प्रथम क्या है? प्रथम को कहते हैं सरलतम और द्वितीय क्या कहते हैं? जटिलतम। साथियों, जिसको जो प्रथम है, जिसको वो सरलतम कहते हैं, उसे ही हम मिलिटेंट सोसाइटी कहते हैं, या सैन्य समाज कहते हैं, या शिकारी समाज कहते हैं। और जो द्वितीय, इसको ये कहते हैं जो जटिल, इसको हम जिसको जटिलतम कहते हैं, इसे ही साथियों हम औद्योगिक समाज कहते हैं या इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। आ रही बातें साथियों समझ में? अब देखेंगे, अब चूंकि यहाँ ध्यान देंगे, चूंकि सामाजिक एकीकरण के आधार पर स्पेंसर दो उद्विकासीय अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। यहाँ से साथियों अब तक प्रश्न तो बना नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न बना रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। हो सकता है कि NTA PGT वगैरह में पूछ दें।
पीएचडी में पूछेगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, याद समझ में नहीं आएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ, ध्यान देंगे। स्पेंसर ने समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण किस कोट के आधार पर सरलतम से जटिलतम तक किया है? संगठन के आधार पर, समुच्चयन या एकीकरण के आधार पर, सामाजिक बंधन के आधार पर व ज्ञान के आधार पर। तो साथियों उत्तर हो जाएगा समुच्चयन के आधार पर या एकीकरण के आधार पर। आ रही बात है समझ में? तो अब हम देखते हैं जो दो प्रकार की समाजों का बात करते हैं, एक मिलिटेंट सोसाइटी की बात करते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। तो धीरे से हम क्रम से क्या करेंगे, पहले मिलिटेंट सोसाइटी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी को देखेंगे। तो साथियों देखिए, मिलिटेंट सोसाइटी यानी कि सैन्य समाज। सैन्य समाज के बारे में बताते हैं कि समाज के विकास की ये आरंभिक अवस्था है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था है। साथियों क्या है ये? प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज है ना। इस समाज में जो संगठन होता है, समाज में जो संगठन पाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है केवल सुरक्षा, अर्थात सुरक्षा के लिहाज से इनमें, इनके सदस्यों में क्या पाया जाता है? संगठन पाया जाता है ना। समाज के, अगला देखते हैं, समाज के सदस्यों के बीच अनिवार्य सहयोग बना रहता है। समाज के सदस्यों के बीच अनिवार्य सहयोग, यानी कि सहयोग का प्रारूप क्या होता है? अनिवार्य होता है, अनिवार्य सहयोग बना रहता है, कंपल्सरी कोऑपरेशन बना रहता है। यहाँ इस प्रकार के मिलिटेंट सोसाइटी में सत्ता का स्वरूप क्या होता है? केंद्रीकृत होता है। सत्ता का स्वरूप क्या होता है? केंद्रीकृत होता है। सत्ता का स्वरूप केंद्रीकृत होता है। आ रही बात है? यानी नियंत्रण का स्वरूप भी केंद्रीकृत होगा साथियों। देखिए आगे मैं इसका जिक्र भी किया हूँ कि सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप केंद्रीकृत होता है। सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप जो है वो क्या होता है? केंद्रीकृत होता है। अगला बात, मिथकों, विश्वासों, परंपराओं का चलन होता है ऐसे समाजों में। अनुशासन अत्यधिक कठोर होता है। अनुशासन क्या होता है साथियों? अत्यधिक कठोर होता है, अत्यधिक कठोर होता है। निजी या व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन के बीच भेद नहीं होता है, यानी निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों इक्विवेलेंट होता है, अर्थात निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच क्या होता है? भेद नहीं होता है। इसको आप लिख सकते हैं कि निजी जीवन एवं सार्वजनिक जीवन के बीच भेद नहीं रहता है। सारी बात है साथियों, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच भेद खत्म हो जाता है ना। अब देखेंगे साथियों, इस समाज का एक और लक्षण बड़ा प्रमुख है, ध्यान देंगे कि यहाँ साथियों जो इस समाज का जो मुखिया होता है, जो नेता होता है ना, वहाँ वंशानुगत नेतृत्व के सिद्धांत को विकसित किया गया। इस समाज में वंशानुगत नेतृत्व के सिद्धांत को विकसित किया गया है। इसके पीछे रीजन है साथियों, क्यों वंशानुगत नेतृत्व के सिद्धांत को विकसित किया गया है, ये ध्यान देंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किसी किताब में जल्दी दिया नहीं हुआ है, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तब जाके आपको मिलेगा। वंशानुगत नेतृत्व के सिद्धांत को विकसित किया गया इस समाज में। क्योंकि होता क्या था साथियों, चूँकि ये युद्ध काल का समय था, युद्ध काल का समय था, इस समाज में क्या होता था? खूब युद्ध होता था, एक झुंड का दूसरे झुंड से युद्ध होता था। तो जो गुट का मुखिया होता था, वो यानी जो नेतृत्वकर्ता होता था, नेता जो होता था, वो सैन्य शक्तियों से लैस होता था, उसके पास बड़ा योद्धा होता, ताकत होता था। तो युद्ध में यदि नेतृत्वकर्ता यानी कि नेता, जो युद्ध का नेता था, वो मर जाता था, तो उससे होता क्या था? नेतृत्व के समक्ष समस्या आ जाता था कि आखिर में कि अब इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा, ये समस्या आ जाता था। आ रही बात है? तो अब तुरंत उसका चुनाव करना एक बहुत चैलेंज है। तो चुनाव में बहुत समय लगता था, प्रक्रिया बड़ी लंबी होती थी, फिर किसको कौन योग्य है, योग्यता का परीक्षण करना जरूरी था। तो इसीलिए कितना लंबा समय लगता था और ज़रूरत बहुत जल्दी था। कौन कब हमला कर दे, कौन कब आक्रमण कर दे, कौन झुंड आक्रमण कर दे, कोई नहीं जानता था। तो इसीलिए यहाँ पे नेतृत्व के लिए है ना, नेतृत्व के लिए वंशानुगत की व्यवस्था बना दी गई। तो ये पता था कि राजा का जो अगला वंशज होगा वही क्या करेगा? नेतृत्व करेगा, चाहे भले ही वो शक्तिशाली ना हो।
किंतु यदि शक्तिशाली नहीं है साथियों तो वहाँ पे होता था व्यवस्थित, जिस तरह से आज आप देखते हैं मंत्रिमंडल होता है ना, ये क्या होते हैं, यदि योग्य नेता चुन करके सत्ता में चला जाता तो इस सहायता के लिए सचिव होता है, आज देखते हैं आज के समाज में ना। तो उसी तरह से वहाँ भी परिषदीय व्यवस्था होता था। वहाँ क्या होता था, वहाँ के समाज में जो नेतृत्वकर्ता होता था अर्थात जो नेता होता था उसकी सहायता के लिए एक मंडल होता था, योग्य व्यक्तियों का मंडल होता था, वो उसको सलाह देता था, फिर उसके आधार पर वो क्या करता था, काम को अंजाम देता था साथियों। सारी बात है। अब देखते हैं इस समाज में विभेदीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ इस समाज में जब धीरे धीरे समाज में विभेदीकरण बढ़ता है तो विभेदीकरण के फलस्वरूप समाज में कई वर्गों का निर्माण हो जाता है साथियों। एक धनी वर्ग है, सामान्य वर्ग है, फिर भूमिज वर्ग है, दास है, इस तरह से तमाम वर्गों का निर्माण हो जाता है। तो हालांकि ये सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं साथियों। आ रही बात है, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट था कि वंशानुगत नेतृत्व के सिद्धांत लक्षण किस समाज का है, तो वंशानुगत नेतृत्व का सिद्धांत जो लक्षण है साथियों सैन्य समाज का, मिलिटेंट सोसाइटी का। आगे देखते हैं साथियों, आगे देखते हैं औद्योगिक समाज के बारे में। औद्योगिक समाज साथियों ये देखेंगे मिलिटेंट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यह आधुनिक समाज है, यह आधुनिक समाज है। इस समाज में जो संगठन होता था, संगठन पाया जाता था, उस संगठन का उद्देश्य साथियों सुरक्षा तो होता ही था, लेकिन सुरक्षा के साथ सुरक्षा ही केवल नहीं होता था कि जैसा कि उस सैन्य समाज में था। सैन्य समाज में संगठन का उद्देश्य केवल सुरक्षा था, किंतु यहाँ चूँकि इस समाज में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, ऐसे समाजों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है, तो लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट पाया जाता साथियों, श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट पाया जाता था। तो वहाँ पे अन्य जो आवश्यकताएं होती थी उनको पूरा करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था यहाँ देखने को मिलता है, संगठनात्मक व्यवस्था देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ विभिन्न संस्थाओं का जन्म होता है, विभिन्न संस्थाओं का जन्म होता है ना, विभिन्न समितियों का जन्म होता है। तो विभिन्न समितियों, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा क्या होता है साथियों, मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अब ध्यान देंगे, यह समाज उत्पादन पर ध्यान देने लगा था तथा कल्याणकारी भाव पैदा हो गया था इस समाज में, यानी कि वेलफेयर स्टेट, जैसा कि आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो आप पढ़ते हैं तो वो कल्याणकारी, वहाँ भी कल्याणकारी भाव पाया जाता है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना। तो यह जो है औद्योगिक समाज जो है उत्पादन पर फोकस्ड होता है, ध्यान देता है, क्योंकि उत्पादन करना मजबूरी है, क्योंकि जनसंख्या की निरंतर बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन जरूरी था, तथा कल्याणकारी भाव इसमें पैदा हो गया था। श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट आप देख ही लिए। यहाँ पे सहयोग जो है स्वैच्छिक होता था, वहाँ अनिवार्य सहयोग होता था। सैन्य समाजों में अनिवार्य सहयोग होता था, किंतु औद्योगिक समाज में सहयोग का प्रारूप कैसा था साथियों, स्वैच्छिक था, वॉलंटरी कोऑपरेशन था। समितियों तथा संस्थाओं का विकास होने लगा। निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन से अलग कर रखा गया, वहाँ दोनों को मिला दिया गया था, दोनों एक हो गया था। किंतु यहाँ क्या है, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच गैप है। आज देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि तुम मेरे निजी पर्सनल लाइफ में क्यों दखलंदाजी दे रहे हो, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं जो मन करे सो करूँ। किंतु सैन्य समाजों में ऐसा नहीं था। अब देखेंगे साथियों, यहाँ कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है। यहाँ कार्यों का बंटवारा क्या होता है, स्पष्ट होता है। आप देखेंगे गांव में आजकल शादियाँ होती हैं, गांव में पहले शादियाँ होती थी तो गांव के आसपास के लोग ही आपस में मिल करके क्या करते थे, सारे काम को अंजाम दे देते थे। जो भी काम उनको लगता था सारे कामों को करते थे, कार्यों को करते थे, कुशलतापूर्वक संचालित करते थे। किसी का कोई काम बटा नहीं था कि नहीं ये पानी पिलाएंगे, ये करेंगे, ये वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसको जो मौके पर उपस्थित रहता था, जिसको जो दिख जाता था, वो अपना उसको समझ करके वी फीलिंग के साथ क्या करता था, पहले वाले समाजों की बात बता रहा हूँ, यानी कि सैन्य समाजों में वो क्या करता था, यानी कि आज के गांव में आप देखेंगे तो वो क्या करता था, वो साथियों वो क्या करता था कि कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित करता था, उसको अपना समझ करके। किसी का कोई कार्य बटा नहीं था, किसी का कोई काम डिवाइड नहीं था। सारी बातें जिसको जो समझ में आता था वो उसका हाथ बटा देता था, जो जैसा सक्षम रहता था। किंतु
आप वही शहर में आप आएंगे और मैरिज हॉल में जाएंगे, देखेंगे वही शादी होता है, तो देखते हैं कि वहाँ एक वेल फर्निश्ड लोग होते हैं, प्रशिक्षित लोग होते हैं, और उनके द्वारा क्या किया जाता है, शादी कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। सबका काम फिक्स होता है साथियों, ये विकसित समाज का लक्षण है। तो यहाँ पे कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है इस औद्योगिक समाज में। यही आज का समाज है साथियों, कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है, संस्थागत स्वरूप में होता है कार्य, है ना, औपचारिक स्वरूप में कार्य होता है। यही बात सही है, इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे कार्यों का स्वरूप क्या होता है, औपचारिक होता है, वहाँ अनौपचारिक होता था सैन्य समाजों में। अब देखते हैं व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जाता था। इस समाज में व्यक्तिवाद को क्या जाता है, बढ़ावा दिया जाता था। वहाँ समूहवाद को बढ़ाया जाता था, वहाँ समूहवाद को बढ़ाया जाता है साथियों। आ रही बातें समझ में। अब देखते हैं, नियंत्रण की प्रक्रिया को आर्थिक क्षेत्र से अलग रखते थे। इस समाज में हुआ क्या, जो नियंत्रणकारी प्रक्रिया थी उसको आर्थिक क्षेत्र से अलग रखा जाता था। अर्थात चूँकि आप देखते थे, हर्बर्ट स्पेंसर इस बात को कहते थे कि शासन का स्वरूप वही बेहतर होता है जहाँ नियंत्रण कम से कम हो। बात समझ में आ रहा है। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, आजकल का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी पे आधारित है। अहस्तक्षेप की नीति, लेसेस फेरे, इसको बोलते हैं अहस्तक्षेप की नीति। ये साथियों ध्यान देंगे, ये अहस्तक्षेप की जो नीति है, हर्बर्ट स्पेंसर जिसका जिक्र कर रहे हैं, यह वो एडम स्मिथ से लिए थे। किससे लिए थे, एडम स्मिथ से लिए थे। अहस्तक्षेप की नीति को एडम स्मिथ से लिए थे, और श्रम विभाजन के कॉन्सेप्ट को भी एडम स्मिथ से ही वो लिए थे। आ रही बातें। अब देखते हैं, इस औद्योगिक समाज में लिखित कानून की प्रधानता होती है, वैज्ञानिक समाज होता है, परंपरा पर आधारित नहीं होता है साथियों। आ रही बातें। वैज्ञानिक समाज होता है, वैज्ञानिक समाज होता है। थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे, जो स्पेंसर दो प्रकार के समाज का हम लोग जिक्र देख चुके, एक सैन्य समाज और दूसरा कौन सा समाज साथियों, औद्योगिक समाज। चूँकि साथियों सैन्य समाज और औद्योगिक समाज, इन दोनों में स्पेंसर साहब सैन्य समाज की तुलना में औद्योगिक समाज को ज़्यादा बेहतर मानता था। स्पेंसर कहते थे कि ये ज़्यादा बेहतर है औद्योगिक समाज। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता बरकरार रहता है, यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र होता है, यहाँ अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है, और यही विकास कर सकता है साथियों, क्योंकि स्वतंत्रता क्या है, विकास की जननी है। तो चूँकि नैतिक विकास कहते थे कि यहाँ पे विकास स्वतंत्रता होती है, और जहाँ इनका हर्बर्ट स्पेंसर साहब का कहना था कि जहाँ स्वतंत्रता है वहीं नैतिक विकास संभव है। जहाँ स्वतंत्रता है साथियों वहीं नैतिक विकास संभव है। ऐसे में हर्बर्ट स्पेंसर साहब एक चीज़ कहते हैं कि सैन्य, इसीलिए कहते हैं कि सैन्य समाजों की तुलना में औद्योगिक समाज ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता बरकरार रहती है, और स्वतंत्रता की बरकरार रहने की वजह से यहाँ नैतिक विकास संभव है, इसीलिए औद्योगिक समाज क्या है, बेहतर है। आ रही बातें। अब देखिए साथियों, इसी से एक प्रश्न बन जाता है, कथन कारण के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कथन क्या है साथियों। कथन है कि स्पेंसर, देखेंगे स्पेंसर और सैन्य समाज की तुलना में औद्योगिक समाज को बेहतर मानते थे। कारण क्या है साथियों, औद्योगिक समाज में नैतिक विकास के अवसर मौजूद होते हैं। एक चीज़ देखेंगे तो साथियों, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये इसका व्याख्या भी कर रहा है। अब देखेंगे हम पैरा जब पढ़ेंगे तेज़ी से, और इन दोनों के बीच में क्योंकि लगा के यदि हम पढ़ रहे हैं, यदि फिट बैठता है तो व्याख्या कर रहा है, ऐसा माना जाता है। पढ़ते हैं, स्पेंसर सैन्य समाज की तुलना में औद्योगिक समाज को बेहतर मानते थे क्योंकि औद्योगिक समाज में नैतिक विकास के अवसर मौजूद होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा एक तुलनात्मक पक्ष है साथियों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि स्पेंसर कहते थे, स्पेंसर साहब क्या कह रहे हैं, स्पेंसर साहब कहते थे कि स्वतंत्रता औद्योगिक समाज में होती है, और स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है विकास के लिए, है ना। स्वतंत्रता नैतिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात गांधी भी कहते थे, लेकिन गांधी यहाँ स्वतंत्रता को सीमित कहते थे, क्योंकि कहते थे जो नैतिकता है, जो नैतिकता यानी मोरालिटी है, वो सीमित स्वतंत्रता की वकालत करती है। नैतिकता जो है सीमित स्वतंत्रता की वकालत करता है, नैतिकता सीमित स्वतंत्रता की वकालत करता है। कहता है नहीं, यदि स्वतंत्रता का स्वरूप सीमित नहीं रहा तो ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाएगा, जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब भूल गए थे।
हर्बर्ट स्पेंसर भी स्वतंत्रता की वकालत करते थे विकास के लिए, गांधी भी विकास के लिए स्वतंत्रता की वकालत करते थे, किंतु अंतर क्या था? अंतर ये था साथियों, जहाँ स्पेंसर साहब स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, वहीं गांधी सीमित स्वतंत्रता चाहते थे। आ रही बातें साथियों? और कहते थे कि नैतिक विकास समाज का तभी होगा, नैतिक विकास यानी नैतिक विकास को यांत्रिक विकास कहते हैं साथियों, ध्यान देंगे। तो नैतिक विकास तभी होगा जब व्यक्ति में सीमित स्वतंत्रता होगा, नहीं तो यही स्वतंत्रता साथियों स्वच्छंदता में तब्दील हो जाएगा। आ रही बात है? गांधी देखिए इन्हीं के आधार पर कहते थे कि जब समाज का नैतिक विकास होगा तो वह समाज अपने आप में क्या करेगा, गलत कार्यों में संलिप्त नहीं होगा, स्वयं में मूल्यांकन अपना करके कार्यों को अंजाम देगा। और जो जैसे गांधी रामराज की जो संकल्पना करते हैं तो उसमें रामराज की संकल्पना में यही होता था कि वो आंतरिक रूप से शासित होता था, बाह्य रूप से शासित नहीं होता था। बाह्य रूप से शासित होने का मतलब पुलिस, कानून, राज्य के द्वारा शासित, और आंतरिक रूप से शासित होने का मतलब व्यक्ति अंदर से खुद ब खुद इतना ईमानदार है, कहीं कोई चोरी चमारी डकैती, किसी का हत्या, बलात्कार, लूट खसोट की बात में कहीं सम्मिलित नहीं होगा। वो खुद ब खुद अंदर से क्या होगा, अच्छे कार्यों को चुनेगा। इसीलिए इसके लिए कोई पुलिस, कानून, राज्य है ना, बल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंतरिक जो विकास है वो नैतिक विकास की बात करता है, बाह्य विकास का मतलब कानून, बल, फोर्स की बात करता है। आ रही बात है साथियों? अब देखते हैं साथियों, सैन्य समाज और औद्योगिक समाज हम लोग पढ़ें तो जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब सैन्य समाज अर्थात मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो ये बात करते हैं साथियों, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, औद्योगिक समाज की जो बात करते हैं स्पेंसर साहब, दोपहर के समाजों के प्रारूपों का जिक्र करते हैं ना, यह कॉन्सेप्ट इन्होंने इस सेंट साइमन से लिया था। सैन्य समाजों और औद्योगिक समाजों का जो जिक्र कर रहे हैं ये सेंट साइमन से लिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। फिर देखेंगे एक थोड़ा सा, जब आप डिक्शनरी पलटेंगे तो डिक्शनरी में इस सैन्य समाज से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आता है, सैन्य औद्योगिक संकुलन। सैन्य भी है, औद्योगिक भी है। संकुल का मतलब कॉम्प्लेक्स है, जहाँ दोनों को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो सैन्य औद्योगिक संकुल का कॉन्सेप्ट किसका है साथियों? तो साथियों ये सी राइट मिल्स का है। आ रही बातें समझ में? किसका है साथियों? सी राइट मिल्स का है। ये प्रश्न ऐसे पूछता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, आई होप सो दैट, कि सैन्य औद्योगिक संकुल किसका कॉन्सेप्ट है साथियों? तो सी राइट मिल्स का है। आ रही बात है? ये था साथियों आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए